टॉपर्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि 18 फरवरी को जरूर से यही आने वाला है। तो बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग बात कर सकते हैं कि आज हम लोग का पेपर कौन सा है। हिंदी का बात करने जा रहे हैं, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को दिया रहेगा। और तो और उसमें जो है 70 नंबर का आपको क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं इसके निर्देश के बारे में। आप सभी लोग निर्देश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही 15 मिनट जो होता है 3 घंटे 15 मिनट, उसमें आपको 15 मिनट का निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे का आपको पेपर ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जो 15 मिनट का परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में है। ठीक है, खंड अ और खंड ब। ठीक, जैसे कि आप अ और ब में आप ये समझ सकते हैं कि जो अ वाला है, जो अ वाला है वो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है, यानी OMR वाला है। ठीक है, OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये जान सकते हैं कि जो खंड अ है उसमें एक नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और उसमें जैसे आपको 1 नंबर का प्रश्न दिया रहेगा, OMR वाले में टिक लगाना रहेगा। जैसे ABCD रहेगा, आपको उसमें से कोई एक पे गोला करना है OMR पे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो OMR है उस पर आप लोग ये जरूर से एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इरेजर या फिर वाइटनर का प्रयोग उस पर नहीं करना है। ठीक है, और अगर करेंगे तो नंबर क्या है, कटेगा। ठीक है, तो उसमें देखिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग अब आ रहे हैं कि जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये देख लीजिए कि पूरे पेपर में कहीं भी अगर आपको जो नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न के सामने ही उसका नंबर क्या है, दिया रहेगा। ठीक है, तो अब बिना लेट किए हुए हम लोग आ जाते हैं खंड अ पर। आप लोग को पता ही है कि खंड अ जो है वो क्या है, OMR वाला क्वेश्चन है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन प्रश्न जिसको आप कह सकते हैं खंड अ का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिना लेट किए हुए आ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था, क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो दूसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, और हर जगह आपको 4 ऑप्शन ही दिया रहेगा, यानी आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब लोग हम बात करने जा रहे हैं कि जो दूसरा सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन सा, 1943, 1959, 1951 और 1979। ठीक है, अब आप इस चारों में से कोई एक आपको जो सही लग रहा है वही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जो असली आंसर है, यानी जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, 1951। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आप वहाँ OMR में ABCD लिखा होगा, तो जैसे बी वाला है तो उसके गोले में आपको पूरा एकदम ऐसे नीली पेन से भर देना है। ठीक है, किससे भरना है, नीली पेन से या फिर काली पेन से क्या करना है, पूरा इसको ऐसे भर देना है। ठीक, और ये नहीं कि अगर इसको आप भर दिए और मान लीजिए गलती से आपको लग रहा है कि ए वाला सही है या 1943 वाला सही है, तो फिर उसके बाद इसका जो गोला रहेगा आपको उसमें इस ऐसे गोला है तो आपको ये नहीं करना है कि इसमें भी भर दें, इसको ऐसे कट करके इसमें भरने लगे। ठीक, तो ऐसे आपका क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन दिया है, जो आपको समझ में आए, पहले आप अपने पेपर पे लिख लीजिए, फिर उसके बाद ही आप क्या करेंगे, आंसर वाले सीट पे OMR वाले सीट पे भरेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो पूछ रहा है कौन सा है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि जब OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं उनकी रचना कौन सी है। ठीक है, इसमें आपको 4 ठो वो दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उर्वशी, साकेत, पल्लव और कामायनी। लेकिन आपको पता होगा कि सबसे प्रसिद्ध रचना जो है सुमित्रानंद पंत जी की वो क्या है, कामायनी है। ठीक, तो जैसे हमने अभी पहले बताया है वैसे ही आप लोग इसमें भी टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छे से उसमें टिक लगाना है। ठीक, अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। ठीक, छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। ठीक, प्रमुख विशेषता आप एक तरीके से बोल सकते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण है, या फिर युद्धों का वर्णन है, या फिर यथार्थ चित्र है, या फिर भक्ति की प्रधानता है। आप लोग इस चारों में से जो आप लोग को सही लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो प्रकृति की मानवीकरण है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण ही उसकी विशेष व्यवस्था है। ठीक है, मैथिली स्वरगुप्त है किस युग से संबंधित है, मैथिली स्वरगुप्त किस युग से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछेगा, आप लोगों ने हिंदी का अच्छे से क्लास किया होगा तो आप लोग को एकदम अच्छे से पता होगा कि जो मैथिली स्वरगुप्त है वो किस युग से संबंधित है बेटा, छायावादी युग से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ABCD में से किस वाले पे लगाना है, टिक सी वाले पे लगाना है। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे कि गोला अच्छे से भरना है, कट पीट ऐसे वैसे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गोले को ही भरना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो केशव को कठिन काव्य का प्रेट किसने कहा है। ठीक है, ये सब जो उत्तर क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर है, आप लोग को ध्यान देना होगा कि ये सब क्या है, हिंदी के रिलेटेड ही प्रश्न है, लेकिन आप लोग के कुछ कुछ जो कि पार्ट से आया हुआ है और बाकी जो है वो हिंदी से आया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 5 है वो केशव को कठिन काव्य का प्रेट किसने कहा है। आप अगर आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं क्या इसको किसने कहा है। तो जो मेरे हिसाब से है कठिन काव्य का प्रेट है, केशव को कौन कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको किसने कहा है,
केशव को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। तो अजातशत्रु जो है वो भी एक नाटक है जो कि किसके द्वारा है, साफ साफ पता चल रहा है जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। ठीक, आप लोग को पता होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 क्या बोल रहा है कि ईलाचंद जोशी जी जो है, ईलाचंद जोशी इनकी कहानियों का विषय है। इनकी कहानियों का क्या विषय है। ठीक, ईलाचंद जोशी, अगर आप लोगों ने हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके का जो होता है कहानियाँ, ये ज़्यादातर अपने कहानियों में लाते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहता है वो मनोवैज्ञानिक रहता है। ठीक है, अब आप लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आगे बढ़ते रहिए, देखिए समय भी बीत रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग को सभी क्वेश्चन आज करवाना है। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि शिवांश क्लासेस पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको ऐसे ही सभी पेपर्स का मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि जो सन 10-18 से 1936 ईस्वी तक का समय है, उस समय को आप लोग बताइए क्या कह सकते हैं। ठीक है, सन 10-18 से 1936। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10-18 है वो गलती से है, लग रहा है वहाँ पे होगा 1918 से लेके 1936 के बीच के जो समय है। ठीक है, इसके बीच का जो समय है उसको आप बताइए कि कौन सा युग कहा गया है। आप बताइए कि उसको कौन सा युग कहा गया है। मेरे हिसाब से जो होगा बेटा वो होगा क्या, वो प्रेमचंद युग भी हो सकता है, वो शुक्ल युग भी हो सकता है, वो प्रसाद युग भी हो सकता है। तो टोटल कहने का मतलब है कि वो उपयुक्त सभी होगा, यानी वो तीनों ही होगा जो कि 1918 से लेके 1936 तक के समय। चलिए तो अब हम लोग आ जा रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 जो है उसमें आपको पता है क्या करना है, उसमें आपको मिलान करना है पहले, फिर उसके बाद मिलान करने के बाद आपको ABCD नाम से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 रचना दिया हुआ है, मैला आंचल, चित्रलेखा, उसने कहा था और कफन। ठीक है, और उसी के ठीक सामने कुछ क्या दिया हुआ है, उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। 4 ये भी हैं, प्रेमचंद, फरीश्वरनाथ रेणु जी, भगवती चरण वर्मा जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अब आप लोग को इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो रचना क्या, जो रचना यानी मैला आंचल हो गया, चित्रलेखा हो गया, उसने कहा था और कफन, ये 4 रचना है। और उनके सामने जरूरी नहीं है कि क्या मैला आंचल प्रेमचंद का है, ये जरूरी नहीं है। आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। किससे मिलान करना है, जो सही होगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो मैला आंचल है वो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो मैला आंचल है वो किसका है, फरीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, और जो चित्रलेखा है वो भगवती चरण वर्मा जी का है। ठीक है, और ये जो उसने कहा था वो क्या है, चंद्रधर गुलेरी जी का है। और जो कफन है वो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेमचंद जी का है। ठीक है, तो आप लोग इस चारों से आप लोग मिलान कर सकते हैं कि जो पहला है वो क्या है, ख है, और दूसरा जो है ए वाला, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि पहले का ख, यानी पहले का ख इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरा है उसका ग है, दूसरे का ग हम लोग का यहाँ पे अभी हम लोगों ने टिक लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो है इसमें तो ग है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि बी और सी और डी ये तीनों कट जा रहा है। तो हमारा जो पहला बच रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो आप लोग आप देख सकते हैं कि जो ABCD रहेगा उसमें आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, पूरा अच्छे से इसको गोला कर देंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने एक बार गोला कर दिया तो ये ध्यान दीजिएगा कि दूसरे वाले तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे हमसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हम लोगों के 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब जो प्रश्न नंबर 10 है, ठीक, प्रश्न नंबर 10 क्या है, वो निम्नलिखित में से उपन्यास है। आपको बताना है कि इस निम्नलिखित जो है उसमें से उपन्यास कौन सा है। ठीक, सेवा सदन, विराट की पद्मिनी, कफन या फिर चित्रलेखा। ठीक, तो आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोगों ने हिंदी का क्लास रेगुलरली किया होगा, क्योंकि टॉपर्स जो बच्चे हैं वही वीडियो को देख सकते हैं, और अगर जो टॉपर नहीं है वो टॉपर बन सकते हैं ये वीडियो देख के या फिर ऐसा हिंदी पढ़ के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है वो पूछ रहा है कि उपन्यास कौन कौन से है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो उपन्यास है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या, उपन्यास के हिसाब से ये चारों ही उपन्यास है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 10वां क्वेश्चन है उसमें आप लोग को A, B, C और D में से आप लोग को ये पता चल चुका होगा कि कौन सा सही है, उपर्युक्त सभी, यानी ये चारों जो हैं वो चारों ही उपन्यास के क्रम में आते हैं। अब हम लोग बिना लेट किए हुए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जो करुण रस होता है, करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। ठीक, तो जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, करुण, करुण यानी करुणा से होता है। ठीक, करुणा, और करुणा जो होता है वो क्या है, शोक होता है। ठीक, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें रति, हास और शोक और निर्वेद लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आप लोग क्या कर सकते हैं, शोक वाले पे टिक लगा सकते हैं, यानी शोक वाले को सही कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या कर रहा है,
12 आप लोग को कुछ पंक्ति दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग को इस पंक्ति को पढ़ने के बाद बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, अब कौन सा अलंकार है मीन्स आपको इसमें 4 अलंकार का ऑप्शन दिया हुआ है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आप लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो गलत है उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा, जो सही रहेगा उसी से हमसे मतलब। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, ये जो 4 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा नहीं, सीधे इसको आप बोल सकते हैं उपमा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी शायद नहीं होगा, मे भी मेरे हिसाब से जो होगा वो रूपक अलंकार है। अगर आप लोगों को कोई तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं मे बी, लेकिन होगा क्या, रूपक अलंकार ही होगा। ठीक है, अब आप लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ठीक, प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा सा 1-1 मिनट का समय दीजिएगा, 20 मिनट में आप लोग का OMR हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो प्रश्न नंबर 13 है वो कह क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विराम से 24 मात्राएं होती है। किस छंद का लक्षण है, यानी यहाँ पे एक लक्षण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा है, एक सममात्रिक छंद है, उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्या वो सोरठा हो सकता है या फिर चौपाई हो सकता है या फिर रोला हो सकता है या दोहा हो सकता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा जब भी बात आएगा जिसमें 4 चरण, ठीक है, क्या जिसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, और 24 मात्राएं होती हैं, क्या 24 मात्राएं होती हैं, तो आप लोग इसमें आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई है, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चों, जल्दी से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। प्रहार शब्द जो है वो प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोग हिंदी, जो कि एकदम गधे से गधा बच्चा जो होता है वो भी अगर देखेगा कि जो प्रहार लिखा हुआ है, क्या प्रहार, ठीक, प्रहार, प्रहार का उपसर्ग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग यानी आगे जो आया हुआ है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे हिंदी अच्छे से तो पता होगा। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आगे वाला, और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो उपसर्ग यानी प्रहार का उपसर्ग जो है प्र, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि उपसर्ग यानी आगे वाला। ठीक, तो पूरे वर्ड में जो आगे आया रहता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और अगर पीछे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने प्रहार में देखा है कि क्या आया है, प्र, तो जो एकदम जो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, थोड़ा सा अगर ध्यान भी दिया होगा तो इसको क्या पता चल जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। और प्रहार का अगर पूछ रहा है तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो प्र है वही सही है। ठीक है, अब हम लोग आज जा रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। ठीक, प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र। ठीक, पंचतंत्र में कौन सा समास है। ठीक है, पंचतंत्र जो है वो हालांकि तत्पुरुष समास का है, और तत्पुरुष, जी, तत्पुरुष समास जो है वो तीसरा वाला है, यानी आप लोग को पता होगा कि पंचतंत्र में कौन सा समास है, वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं 16 वाले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी OMR वाला कटे तो फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। कितना भेद होता है, 6 भेद होता है, 6, यानी सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग सी वाले को एकदम गोला कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। आंसू का तत्सम रूप बताइए, आंसू का तत्सम रूप बताइए। ठीक है, तत्सम रूप क्या होगा, आंसू का तत्सम रूप आप ध्यान से देखेंगे, जो आंसू होता है उसका तत्सम रूप पूछा है, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव फिर से हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग के जो हिंदी के टीचर होंगे वो पढ़ाए होंगे तो तत्सम और तद्भव में अंतर बताए होंगे। वैसे जो आंसू होता है उसका तत्सम क्या होता है बेटा, अश्रु ही होता है मेरे हिसाब से। ठीक, आंसू का तत्सम और तद्भव आप लोग पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो पढ़िएगा। ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे पढ़ के जाइए और अच्छा अच्छा नंबर लाइए, और अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स और अपना नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्मवाच्य। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है पूछ रहा है। तो कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कर्म की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, तो कर्म की ही तो प्रधानता होगी। तो ये जो सी वाला ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। अब हम लोग बिना लेट किए हुए आगे आ जा रहे हैं। OMR वाला क्वेश्चन जितना भी है हम लोग का क्या होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। अब आ जाइए कर्मवाच्य के बाद 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ताभ्य। ताभ्य जो शब्द है उसमें वचन और विभक्ति है। आप लोग बताइए कि जो ताभ्य है वो शब्द में वचन और विभक्ति क्या होगा। ये संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो ताभ्य है उसका
जो रूप है वो क्या होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शंस है उसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन दिखा है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन दिया है। ठीक, तो इसी दोनों में हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए जो बच्चा है वो तेज बनने के चक्कर में क्या किया कि षष्ठी विभक्ति एक वचन पे ही टिक लगा दिया। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन पे ही टिक लगा दिया, जो कि गलत हो जाएगा। और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या सही है बेटा, क्या सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, एकदम सही है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम क्या है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन आप लोग को पढ़ाए ही थे क्या है, लेकिन वो जो प्रोनाउन है वो इंग्लिश में है, हिंदी में क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम क्या है। तो आप बताइए कि सर्वनाम क्या है। मनुष्य जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा क्या है, नाउन में आएगा। और जो बचपन है वो सर्वनाम हो नहीं सकता है। और उपर्युक्त सभी, तो जब ये दोनों नहीं है तो उपर्युक्त सभी वाला भी नहीं है। तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, कोई, जो कि कोई है वही क्या है, एक सर्वनाम है। तो आप बोल सकते हैं आंख बंद करके कि जो कोई है वही ऑप्शन सही है, यानी जो सी वाला आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है और यही खंड ब को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, खंड ब जो है, खंड ब क्या बोल रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न आएगा खंड ब। ठीक है, अब आपने इसको देखिए करना क्या है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसमें करना क्या है। ठीक है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 3 गुणे 2, यानी आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो 6 नंबर अगर पाना है तो आप लोग को सब क्वेश्चन करके आना है। आप लोग को क्या करना है, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वही 3 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग को कितना नंबर, 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा। तो टोटल आप बोल सकते हैं कि हम लोग को 3 क्वेश्चंस का 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बिना को समय को गवाए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पहले जब भी आपको गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा क्या गद्यांश क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आप ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखते समय आप लोग को ध्यान देना होगा कि आप लोग को पता ही होगा संदर्भ कैसे लिखाया जाता है। पहले पाठ से लेके आखिरी पाठ तक पद्य हो जाए या गद्य हो जाए, इसमें पद्यांश का लिखना रहता है पद्य में, और गद्य में गद्यांश का लिखना रहता है। तो गद्यांश का संदर्भ लिखते समय आप लोग को ध्यान देना होगा कि आप लोग बोलते ही है कि प्रस्तुत पाठ इस विधा से लिया हुआ है, इसके रचयिता ये हैं, ऐसे करते करते ही आप लोग को बना बना के उसमें लिखना होगा। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके ही हैं, आप लोग को पढ़ाने का कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग को जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो दिया हुआ है गद्यांश, आपने इसको अगर अच्छे से पढ़ा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन से पार्ट का है। तो आपको एक आंसर के तौर पे हम बता सकते हैं कि मान लीजिए अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश आप बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और समाज की विविधता पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो भारतीय संस्कृति और समाज की विविधता पर आधारित है। ठीक है, और इसके लेखक ने भारत की धार्मिक, भाषा और सांस्कृतिक अनेकताओं का वर्णन करते हुए उसकी विशेषता को स्पष्ट किया है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही आंसर आप लोग के मन में भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे बना बना के आप लोगों को लिखना है। बना के तभी लिखना है, बना के लिखने का मतलब यानी कि जो टीचर होगा आपका वहाँ पे चेक करने वाला, बनाने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बना के लिख दें। ठीक है, बनाने का ये मतलब है कि जो आप प्रश्न लिख रहे हैं वो आपको समझना चाहिए। ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को लग जाए कि जो क्वेश्चन आप उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन का, वो भाषा पे उस आपकी पकड़ है, बुक से आप जुड़े हुए हैं, प्रश्न को आप समझ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तब एग्जामिनर के माइंड में तुरंत आएगा कि बच्चा क्या है, वो पढ़ने वाला बच्चा है। ये नहीं कि बना के लिखने का मतलब कि कुछ भी लिख दे। ठीक है, पूछ क्या रहा है, राम जी के बारे में, और आप लोग दशरथ जी के बारे में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो पूछा जाए आप सिर्फ उतना ही लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है आप लोग को ये बता ही दिए हैं हम। ठीक है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देश का समूह क्यों कहा है। अब आप इसको पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा ना कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। फिर भी आप एक तरीके से हमने क्यों है कि देखिए हम पढ़ के बताएंगे तो ये वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आप ये बोल सकते हैं कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। तो आप बोल सकते हैं कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि भारत में जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, भाषाएं हैं, रीति रिवाज है, आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी रीति रिवाज है, वो परंपरा है, वो मानने के अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग देश में रहने वाले जाति हैं, भाषाएं हैं, और तो और रीति रिवाज हैं, तो इन लोगों के आधार पर
अलग अलग लोग मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह इसीलिए कहा गया है कि अनेक अनेक जगह से आए हुए यहाँ पे बसे हुए लोग हैं। और आप ये तरीके से बोल सकते हैं ऐसा ही कि जो यहाँ की विविधता है इतनी व्यापक है कि ऊपर से देखने पर यह अनेक संस्कृतियों का समूह प्रतीत होता है। ये सब ऐसे बना बना के आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। और बनाने का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया है क्या, कि उससे समझ में आना चाहिए कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो क्या है, समझ में आ रहा है। ठीक है, टीचर के समझ में आ रहा है, टीचर यानी एग्जामिनर जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला कवर कर लिया, दूसरा कवर कर लिया, अब हम लोग किसकी तरफ आ रहे हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश का मतलब हो गया कि आप लोग ध्यान देंगे कि जो रेखांकित अंश है वो इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या दिया हुआ है, रेखांकित अंक यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोगों को करना है। तो रेखांकित अंश को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे यही समझ में आएगा कि जो लेखक है वो ऐसे ही लिखना है जैसे आपको लिखना है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार पढ़ूंगा तो उससे वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि जो लेखक है उसका आशय है, ठीक है, लेखक का आशय है कि जो भी व्यक्ति किसी विषय को गहराई से नहीं देखता है उसे केवल बाहरी विविधता ही दिखाई देती है, परंतु परंतु जब हम गहराई से किसी चीज़ पे विचार करते हैं तो आप बता सकते हैं कि विविधताओं के भीतर छिपी एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आप लिखेंगे तो इस जो रेखांकित वाक्य है इसका आप लोगों को व्याख्या भी हो जाएगा और टोटल आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा, 2+2 और सॉरी 2+2+2 यानी 6 नंबर्स के काम आप लोगों ने कर दिया है सिर्फ इतना छोटा छोटा लिख के। ठीक है, अब हम लोग देखिए अथवा में भी दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप निराश हो जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन को आप लोग करके 6 नंबर पा सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को क्या है इसमें वही करना है। ठीक है, आइए, हालांकि हमने इस क्वेश्चन को भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही जैसे ऊपर किए हैं हम लोग वैसे ही इसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप लोगों ने जैसे उसका लिखा है वैसे ही इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है आप लोग को पता ही है गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, ऊपर आप लोग को बता दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है वो भी आप लोग को बता दिया गया है, यानी रेखांकित अंश जो दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़िए और उसके शब्दों को पकड़िए और उस शब्दों से अर्थ को समझ के आंसर को अपने लिख दीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, प्रगतिशीलता से। ठीक है, प्रगतिशीलता जो है उसका अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रगतिशीलता जी का अर्थ क्या है। प्रगतिशीलता जी नहीं है, यानी कोई है नहीं, मैं ऐसे ही जी लगा दिया हूँ। ठीक, तो प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है आप लोग बोल सकते हैं, एकदम मतलब छोटे वाक्य में एकदम बड़ा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को 2 नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का हम लोगों ने 4 नंबर का कर लिया है और अब हम लोग 2 नंबर की आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो प्रस्तुत गद्यांश है उसमें प्रगतिशीलता का अर्थ है कि प्रगतिशील साहित्य वह साहित्य है जो समाज की समस्या, भविष्य की चेतना और मानव कल्याण को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूक करना और प्रगति की ओर ले जाना है। ठीक है, आप लोग ने समझ गया होगा। अब आ जाइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो निम्नलिखित पद्यांश है उस पर आधारित 3 प्रश्न है। सेम जैसे आप लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही हम लोग सेम कंडीशन आप लोग को यहाँ भी अप्लाई करना है। वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, गद्यांश का दे रहे थे, यहाँ पे आप लोगों को पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्न दिए हुए हैं और उन तीनों में भी 3 गुणे 2 क्वेश्चन यानी 6 नंबर आप लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को 6 नंबर लाना है तो इसको पूरा लिखना है और अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो 6 नंबर आप लोगों का क्या है, एकदम फिक्स है। ठीक, अब आप लोग बिना लेट किए हुए पढ़ने जा रहे हैं इसको। अब बार बार हम आप लोग से बोल रहे हैं कि अगर हम इसको पढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, आप लोग के सामने दिख रहा है, आप लोग इसको पढ़िए। टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग को क्या करना है, 90% से प्लस ही लाना है और अगर 90% से प्लस लाना है तो आप लोग को पढ़ने में नहीं समझने में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, आप लोग को नहीं आ रहा है, आप लोग सामने दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए। लिखा क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है, यानी जैसे ऊपर लिख रहे थे वैसे इसमें भी लिखना है कि आप लोग ये लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश है, ठीक, प्रस्तुत पद्यांश है वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है कि नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इसमें गोपियों की जो भावनाएं हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये गोपियों के बारे में बात हो रही है, उनकी भावनाएं जो है वो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है यानी संबंधित है और इसमें गोपियों की जो भावनाएं हैं वो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट कर रही हैं। ठीक है, प्रकट हुआ है तो वो ये बोल रही हैं। ठीक है,
अब आप लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मीन्स पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो रेखांकित अंश है यानी पूरे पैराग्राफ में आपको ये रेखांकित अंश क्या है, ये इतना दिया हुआ है, तो आप लोग को इसी के बारे में लिखना हुआ है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा, क्योंकि बार बार मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, आपको ये समझ में आएगा कि जो गोपियां हैं वो कह रही हैं क्या, कि कृष्ण की वेश में मुरली और लीलाओं का अनुकरण कर अपने मन को सांत्वना देती हैं। ठीक है, वे जो है वो कृष्ण जी का वेश बनाती हैं, क्योंकि उस समय इसको पढ़ने से आप लोग को पता चल रहा होगा कि जो कृष्ण जी हैं वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए उन्होंने वो लोग ही कृष्ण का वेश और मुरली और लीलाओं का अनुकरण कर अपने मन को सांत्वना दे रही हैं, क्योंकि कृष्ण जी वहाँ है नहीं, इसलिए वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लीन हो गई हैं। इसका इस जो रेखांकित अंश है इसका यही अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया, और अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कृष्ण का वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। ठीक है, किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण की, आप लोग बोल सकते हैं कि जो मुरली बजा रहे हैं या फिर पीताम्बर धारण कर रहे हैं या फिर ग्वाल बालों के साथ खेलने जैसी लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। क्या कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी के मुरली बजाने से रिलेटेड और पीताम्बर धारण करने से रिलेटेड बात और ग्वाल बालों के साथ खेलने जैसी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं या करना चाह रही हैं। ठीक है, वही आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जा रहे हैं फिर से यहाँ पे, हम आप लोग को बता दें कि ये जो अथवा दिया हुआ है, अथवा का मतलब है कि यदि ऊपर वाला आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो दूसरा वाला भी आप लोग कर सकते हो अथवा में। ठीक है, तो आप लोग ये बता दिए, सेम कंडीशन रहेगा अप्लाई जैसे उसमें ऊपर था और नीचे यस में दिया हुआ है। सेम कंडीशन में आप लोग को क्या दिया हुआ है, आप लोग को पता ही है कि संदर्भ का उपयुक्त संदर्भ जो है उसका पद्यांश कैसे लिखेंगे और रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहला और दूसरा जो है कि ऊपर वाले की तरह ही कर लेंगे, यानी कि हो चुका है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। किस की तरफ, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो क्या बोल रहा है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बात विस्मृत नहीं होती हैं। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। विस्मृत का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो स्मृति यानी भूल नहीं पा रहे हैं। कौन नहीं भूल पा रहा है, वो स्मृतियाँ कृष्ण जी जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इस जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो कृष्ण जी हैं वो बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, उद्धव जी से बोल रहे हैं। क्या कि वो विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, यानी कि ब्रज की कुछ बातें हैं वो हम लोग को मतलब हमें क्या हो रही है, भूल नहीं पा रहे हैं मैं। ठीक है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा पद्यांश है उसमें सूरदास जी ने ब्रज भूमि और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर सा वर्णन किया हुआ है और कृष्ण को ब्रज की स्मृतियाँ कभी भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसी से रिलेटेड आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो इस पूरे को पढ़ने के बाद आप लोग 1 2 3 इस नंबर को पूरा लिख के 6 नंबर एकदम प्लस पॉइंट अपना इंक्रीज कर सकते हैं रिजल्ट के तौर पर। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं किस क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है और दूसरा ये वाला दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, पहला और दूसरा दोनों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसको पढ़ के आप लोग को इसका सिर्फ और सिर्फ संदर्भ भी लिखना है और तो और उसके साथ साथ उसका हिंदी भी बताना है। तो आप लोग संदर्भ देखिए, बार बार हम बता रहे हैं कि जैसे लिखा जाता है, बार बार हमने बता दिया है पद्यांश में भी गद्यांश में भी। अब आप लोग को संस्कृत में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने से लिखेंगे क्योंकि आपका ज्ञान ही वहाँ पे काम देगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा कि क्या दिया हुआ है, संस्कृत गद्यांश का हिंदी अर्थ लिखना है। ठीक है, तो हिंदी अर्थ यानी आप लोग ये बोल सकते हैं कि हिंदी अर्थ कैसे होगा, और यह कि जो हिंदी अर्थ है वो हिंदी अर्थ कितने नंबर का है, 2 + 3 यानी 5 नंबर का है। ठीक, आप लोग जो लिखेंगे वही आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा जो है वो दिया हुआ है क्या, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हिंदी वाले बुक में आप लोग के संस्कृत भी दिया रहता है। ठीक, और संस्कृत दूसरा विषय भी हो सकता है, कितने बच्चों के रहते हैं या फिर कला ने लिए के संस्कृत ले लिए रहते हैं, इंग्लिश के जगह ही संस्कृत को बदला जाता है। हालांकि आप लोग का जो रूल है या रेगुलेशन है, आप लोग जो आप लोग को पसंद है वो आप लोग पढ़िए लिखिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी इयम यानी आप बोल सकते हैं कि जो यह होता है उसको इयम बोलते हैं, और नगरी यानी आप लोग पता ही नगर ही होता है। तो ये बोल सकते हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणु संगम स्थली का मतलब हो गया कि ये जो नगरी है वो विभिन्न धर्मों का संगम का स्थल है। संगम स्थली यानी संगम का स्थल है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च वहम महात्मा अत्रागत्यम स्वीयानम विचारानम प्रसारयानम। ठीक है, प्रसारयानम।
ठीक। तो आप लोग इसका बोल सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं या फिर तीर्थंकर हैं, शंकराचार्य हैं, कबीर हैं और तुलसीदास जी हैं, जैसे बहुत से महान महान व्यक्तियों ने अपने विचारों को क्या किया है, बताया है। यानी विचाराणाम प्रसारयाणाम, ठीक, विचारों को प्रसार भी किया है, यानी प्रचार प्रसार किया है और बताया हुआ है। ठीक है। और आप लोग बोल रहे हैं न केवल दर्शन सहित धर्मे अपितु कला छेनदपि इयम नगरी विधानाम कलानाम विविधानाम कलानाम शिल्यानाम च कृतम लोके विश्रुता। ठीक। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नगरी है वो कला, साहित्य और सांस्कृतिक के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए नहीं, केवल दर्शन साहित्य धर्म में नहीं, यानी धर्म और साहित्य के लिए ही नहीं, आप तो बोल सकते हैं कि ये कला के क्षेत्र में या फिर साहित्य और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अत्र कौशे साटिका देश देवे सर्वे स्पृहान्ते। ठीक है। तो आप लोग इसको देख ही लिए हैं। अगर आप लोग को ये वाला नहीं आएगा तो फिर उसके लिए आप लोग इस वाले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। तो हमने आप लोग को क्या बता दिया, पहला वाला बता दिया है। अगर आप लोग को सही में समझ में आ रहा है तो आप लोग दूसरा वाला अपने से कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्योंकि वहाँ गद्यांश और पद्यांश दोनों था, तो यहाँ पे भी गद्यांश और पद्यांश दोनों ही रहेगा। अब इसमें भी हम आप लोग को बता दें कि ये जो 1 नंबर है वो आप लोग को आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो आप लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं। और दोनों पे ही आप लोगों को क्या करेगा, 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक। और 5 नंबर का मतलब आप लोग को संदर्भ भी देना है और पद्यांश में से उसका व्याख्या भी करना है। यानी अगर आप लोग संदर्भ देंगे तो 2 नंबर और उसका व्याख्या करेंगे तो 3 नंबर, यानी टोटल आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, माता गुरुतरा भूमे खाता पितो चतस्तथा था। ठीक है। माता गुरु तरा भूमे। ठीक है। तो जो माता पृथ्वी जो है, ठीक है, माता पृथ्वी से भी अधिक भारी होती है। ठीक। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो माता होती है वो पृथ्वी से भी अधिक भारी होती है। माता गुरुतरा भूमे खाता पितोच्चतस्तथा। ठीक है। और जो पिता होता है वो आकाश से भी ऊंचे होते हैं। ठीक है। आप लोग मन शीघ्रतर वातात चिंता बहुतरित आतम, यानी जो मन होता है वो क्या होता है, शीघ्रतर वातात, वातात यानी वायु की बात हो रही है। ठीक है। जो मन होता है वो वायु से भी अधिक तेज है, शीघ्रतर, शीघ्रतर यानी तेज है। और जो चिंता है, क्या, चिंता बहुतरित्रातम, यानी जो चिंता है वो तिनके से भी अधिक भारी है। यानी तिनका जो है उससे भी, आप तिनका यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो यहाँ का लिखा वाले रचयिता है वो कितना उच्च लेवल का सोच के कॉन्फिडेंस के साथ लिखे हुए हैं कि जो माता है वो भूमि से भी बड़ी हैं और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। और जो मन है वो वायु से भी क्या है, तेज है, यानी शीघ्र है। और चिंता बहुतरित्रातम, चिंता तिनके से भी अधिक भारी होती है। ठीक। तो इसका हिंदी अर्थ मान लीजिए आप लोग को बता दिया हूँ। संदर्भ आप लोग को कैसे लिखना है ऊपर बताया जा चुका है। अथवा में अगर आप लोग को ये वाला नहीं आएगा तो इसको छोड़ के आप लोग इस वाले को भी कर सकते हैं और अपना 5 नंबर ओके कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आ रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य, अगर आप लोग जो खंड काव्य है वो आप लोग को पढ़ाया गया होगा तो उस खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और शब्द सीमा आप लोग को 80 शब्द का रहेगा और उसी 80 शब्द आप लोग को 3 नंबर एकदम अच्छे से दिलवा सकता है। 3 नंबर फिर से इसमें भी प्लस हो जाए। तो आप लोग को पता ही होगा, क्या पता होगा कि जो खंड काव्य होता है उसको लिखने की जो सीमा होती है वो 80 शब्दों तक होती है। ठीक। 80 शब्दों में आप लोग खंड काव्य को लिख सकते हैं। ठीक है। और खंड काव्य पे आधारित प्रश्न है तो आप लोग को पता ही है कि खंड काव्य जो है हर जिले में अलग अलग होता है। खंड काव्य मुक्तिदूत हो गया और ज्योति जवाहर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मेवाड़ मुकुट हो गया, फिर उसके बाद अग्र पूजा हो गया, फिर उसके बाद जय सुभाष हो गया, फिर मातृभूमि के लिए हो गया, फिर उसके बाद कर हो गया, कर्मवीर भारत हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद तुमुल खंड काव्य हो गया। ऐसे ऐसे जितने भी खंड काव्य आपको क से लेकर झ तक दिए हुए हैं उसको आप लोग अपने जिले के अकॉर्डिंग में, यानी कि आप लोग जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के आधार पे आप लोगों को खंड काव्य भी लिखना रहता है। और या तो ये भी हो सकता है, और इसी वजह से मतलब मेरे में भी मुझे जो पता है वो यही होता है कि जिस जिले के आप हैं वो आप लोग, अगर आप लोग को नहीं पता है कि कौन सा खंड काव्य आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं या फिर यूपी एमएसपी के वेबसाइट पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप अगर जिस जिले में बिलोंग करते हैं उस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो मैं जो है कि पहला अगर दिया हुआ है तो मैं पहले को ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसी से रिलेटेड जैसे 80 प्रश्न में मतलब 80 शब्दों में अधिकतर लिखना हुआ है और 3 नंबर का प्रश्न है तो इस पर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग, इसको जल्दी से आगे बढ़ाते हुए आप लोग कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको मैं मुक्ति दूत से रिलेटेड ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही आप लोग को सभी खंड काव्य, यानी आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस पर भी ऐसे ही लिखना हुआ है। तो अब देखिए बिना लेट किए हुए आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो मुक्ति दूत है
वो खंडकाल अगर आप लोग जिस भी जिले से होंगे, यदि जो बच्चा मुक्तिदूत पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मुक्तिदूत के आधार पर ही गांधी जी का चरित्र चित्र करना रहता है। ठीक है, ये गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मुक्तिदूत जो है कि ठीक, और जो गांधी जी है उसका चित्र करना है, और गांधी जी जो सत्य है, अहिंसा और त्याग के प्रतीक थे। ठीक है, आप लोग को पता ही है। ऐसे ही बना बना के आप लोगों को लिखना है। बनाइएगा का मतलब वो हो गया कि आप लोग जो लिखेंगे उस शब्दों से समझ में आए एग्जामिनर को कि बनाने का मतलब सही में बच्चा किताब से जुड़ा हुआ है, यानी पढ़ रहा है। ठीक है, बुक से जुड़ा हुआ आंसर लिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये नहीं कि गलत तरीके से सीधे उत्तर लिख दीजिए। बनाने का यही मतलब होता है कि आप लोग को जैसे दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसके बारे में आप लोग चित्र करते हुए उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो हालांकि आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो गांधी जी का चित्र में यही सब हो जाएगा कि वो सत्य, अहिंसा और त्याग के प्रतीक थे। ठीक है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं ऐसा बना के कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए या फिर निरंतर संघर्षरत रहे हैं और ये सही में है, और उनका जीवन सादगी और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था। ऐसे आप मतलब इसी शैली में आप बना बना के लिख सकते हैं। और बनाने के बाद सेम कंडीशन ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण और कर्मवीर या फिर तुमुल खंडकाल के लिए भी सेम रहेगा। आप लोग को इसी शैली में बनाना है और लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द है, और आप लोग को इसमें क्या मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय देना है और उनकी एक प्रमुख रचना के लिए आप लोग को बताना है। तो जीवन परिचय 3 नंबर का, और जो प्रमुख रचना के बारे में बताएंगे वो कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का। और टोटल आप लोग को कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर फिर से आपके रिजल्ट में प्लस हो जाएगा। यदि आप लोग को 5 नंबर चाहिए तो आप लोग किसी एक का याद कर लीजिएगा, और किसी एक का याद करने का मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि इस वाले में पक्का हम बता दे रहे हैं 100% रामधारी सिंह दिनकर आएगा, फिर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में ही बता दे रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि रामधारी सिंह दिनकर का ही आप याद कीजिए, लेकिन मैं भी आप ये जान जाइए कि 2026 के पेपर में 2026 के पेपर में आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में। आप लोग बोल सकते हैं क्या कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में से वीर रस और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, और तो और जो रश्मि रथी है, आप लोग पक्का अगर हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे तो रश्मि रथी के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक, रश्मि रथी बहुत ही अच्छा, मेरा भी फेवरेट है। ठीक है, रश्मि रथी क्या है, इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, प्रसिद्ध कृति है, आप लोग बोल सकते हैं प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को हर एक लेखक या कवि का लिखना होता है। तो सबसे पहले आप जान जाइए 4 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या। जो पहला है वो उनका जन्म का परिचय आप लोग को देना होगा। किसका परिचय देना होगा, जन्म का परिचय देना होगा। और जो दूसरा है वो साहित्यिक विशेषता, यानी वो किस वजह से अपने साहित्य के करियर में आगे बढ़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तीसरा और चौथा नंबर क्या दिया है, तीसरा नंबर आप लोग को उनके प्रमुख रचना के बारे में बताना होगा। ठीक, प्रमुख रचना के बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद जो चौथा नंबर है वो क्या आप लोग को करना है, उनके बारे में जो निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष। ऐसे अगर आप लोग करके लिखेंगे तो आप सटीक ये जान जाइए कि 5 नंबर कहीं नहीं गया है, खुश होकर आपको 6 नंबर भी दे सकता है। मजाक कर रहे हैं, लेकिन 5 नंबर आप लोग को पक्का मिल सकता है, 5 नंबर प्लस ऐड हो सकता है। तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि 80 शब्द लिखा हुआ है तो आप लोग 80 शब्द में ही लिखेंगे। ये नहीं कि तेज बन जाए 85 शब्द लिख लें, कोई फायदा नहीं है। आप लोग 80 शब्द जितना दिया हुआ है बस उतना ही लिख दीजिए, वही बहुत है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि 80 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 80 से बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कवि है उनके बारे में भी तो जीवन परिचय देना है और उनका भी प्रमुख रचना लिखना है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं, सूरदास जी हैं और मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। इनका भी 80 शब्दों से ही लिखना है, शब्द का अधिकतम 80 शब्द हो सकता है। और इसमें भी आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। आप लोग जैसे कि इसमें हम लोगों ने क्या अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो वैसे ही इसमें भी आप लोग को लेखक और कवि का परिचय देना है। तो देखिए आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ कि जो 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके जन्म से रिलेटेड, फिर उसके साहित्यिक परिचय से रिलेटेड, और तीसरा उनके जीवनी वगैरह से रिलेटेड, और चौथा निष्कर्ष आपको देना है। ये चारों आपकी प्रमुखता होनी चाहिए पूरे में। आप उसमें कवि का लिखिए या फिर किसी लेखक का लिखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कुछ भी लिखिए। तो इसमें से अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि उसमें 4 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आप लोग का नंबर 5 प्लस करने में। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर
7 का। किसका? प्रश्न नंबर 7 का। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है, कंठस्थ श्लोक यानी अब आप लोग के पाठ में क्या पढ़ाया जा रहा है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप ये जान जाइए कि कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक, ये नहीं कि जो इस प्रश्न पत्र में ऊपर दिया हुआ है वही वाला लिख ले तेज बन के। तो आप ये जान जाइए कि आप लोग को ये जो 2 नंबर है उससे माइनस हो जाना पड़ेगा, हाथ धो देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप चीज़ ये नहीं कर सकते हैं कि कॉपी कर सकते हैं। आप अपने मन से लिखिए, 2 नंबर का है, आपको कोई भी कंठस्थ एक श्लोक लिख देना है। श्लोक 2 लाइन 4 लाइन का जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा कि जो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, संस्कृत में आप लोग को क्या करना है? उत्तर देना है। क्या देना है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। संस्कृति का मूल क्या है? धर्म है। ठीक है, धर्म है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपना बना के लिख सकते हैं संस्कृत में धर्म। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक, यानी आप बोल रहा है कि संस्कृति सदैव गतिशील रहती है, तो आप बताइए है या नहीं। ठीक, आप इसको भी बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये हम बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 ही क्वेश्चन करना भी था। केवल नंबर 9 है वो क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ध्यान से देखिएगा, निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि लग रहा है नहीं, 10वां क्वेश्चन भी है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लास्ट है। तो जैसे हम लोग इतना देर तक आगे अगर आप लोग बने हैं तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है, और आप लोग के लिए ऐसे ही सब वीडियो आता रहेगा, आप लोग को बस ऐसे ही सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जो नवा क्वेश्चन है हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप लोग को ये जानकारी होगा ही, आप लोग के जो टीचर्स होंगे वो बताए होंगे, और यदि नहीं बताए होंगे तो आप ये जान जाइए कि जो निबंध है वो टॉपर्स की सबसे बड़ी चाल हो सकती है, अगर आप लोग सही में उसको लिख रहे हैं तो। और इसकी जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों से है, और वो 7 नंबर का आप लोगों को इसमें रिजल्ट में प्लस पॉइंट करवा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो निबंध है उसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो निबंध लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड हो सकता है, विज्ञान से रिलेटेड हो सकता है, यातायात के नियम से, या फिर जनसंख्या के नियम से हो सकता है। आप लोग को ये मैं बता दूं कि जो पर्यावरण है वो जरूर आ सकता है 2026 के पेपर में, और विज्ञान से रिलेटेड भी जरूर आएगा। और ये जो दूसरा तीसरा है, सॉरी तीसरा और चौथा है, ये भी आ सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि पहला दूसरा आ सकता है, पर्यावरण और विज्ञान से रिलेटेड। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो इसका सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे, ठीक है, 5-6 लाइन जो है आप लोग इसके विषय में लिख सकते हैं, यानी उसके सबसे भूमिका लिख सकते हैं। आप भूमिका लिख के, भूमिका हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं क्या कि उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसके उपशीर्षक के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, उसका जैसे आपको पर्यावरण से रिलेटेड ही लिखना है तो उसमें शीर्षक क्या क्या हो सकता है, आप उपशीर्षक के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उपशीर्षक के बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अंत में अब उसके बाद जो जैसे कुछ 200 शब्दों में लिखना है तो उसी हिसाब से आप लोग उसका जो भी समाधान आप लोग के हिसाब से रहेगा कि पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर विज्ञान का अभिशाप या वरदान में क्या कर सकते हैं, तो समाधान हो गया। फिर उसके बाद समाधान या फिर आप ये निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, समाधान या निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही लिखना है। ठीक, वर्तमान समय में जैसे ऐसे यूज आप कर सकते हैं, कैसा करता है कि वर्तमान समय में आज के युग में यह समस्या गंभीर होती जा रही है, यह आवश्यक है कि, मतलब ये सब ऐसा हैंड राइटिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन आप लोग का एकदम तगड़ा होना चाहिए। हैंड राइटिंग, ठीक, हैंड राइटिंग और जो आपका प्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है, लिखने का स्टाइल है, वो एकदम अच्छा रहना चाहिए। उसमें आपको ये पता चल जाइए कि ये जान जाइए कि 20% जो अंक है वो यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा कि वो एग्जामिनर आपका राइटिंग देख के और प्रेजेंटेशन देख के ही बता देगा कि आप लोग सही में अच्छे से लिखे हैं कि बस उसमें सही सही वो कर रहे हैं। तो हर उत्तर के बीच आप ये जान जाइए कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक, ये एकदम नोट कर लीजिए कि एक एक लाइन छोड़ के जरूर लिखिएगा। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ना तो उसको समझ में आता है आंसर। ठीक है, आंसर समझ में आता है। और हेडिंग, जो हेडिंग आप लिखिएगा, जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण लिख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण लिख दिए तो उसको अंडरलाइन करना भूलिएगा मत। ठीक है, फिर उसके बाद ये जान जाइए कि एकदम साफ साफ लिखना है। जैसे देखिए ये सब लिखा जा रहा है ना, ये मान लीजिए पेपर है, प्रिंट आउट है, तो ये तो साफ होगा ही, लेकिन ऐसे ही कुछ बच्चों का होना भी चाहिए। ठीक है, एकदम साफ साफ लिखेंगे तो साफ साफ नंबर भी आप लोग को मिलेगा। और कहीं भी काट छाट बिल्कुल एकदम भी जीरो रहना चाहिए, यानी कि कटिंग पिटिंग कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे राम आम खा रहा है लिख दिए, उसी में राम को ऐसे काट के मुँह बना रहे हैं, तो ये सब एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि गंदगी जैसे ही दिखेगा आप लोग को पता होना चाहिए कि गंदगी जैसे ही दिखेगा आदमी उसको छोड़ के आगे की तरफ चला जाता है, तो ऐसे आप लोग का नंबर कम होने का चांस है। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि नंबर कम नहीं होने पाए। ठीक है, और आप लोग ये जान जाइए कि कोई भी बच्चा
टॉपर या एवरेज नहीं होता है, बस उसके ही ऊपर होता है वो टॉपर है या एवरेज है, ठीक है। ये उसके विषय में ही पता चलता है, वो जैसा पढ़ रहा है लिख रहा है वो बच्चा अपने मन से वो टॉपर बन सकता है और अपने से एवरेज हो सकता है या अपने से एकदम लोएस्ट भी बच्चा हो सकता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एकदम से जो भी आप आंसर लिख रहे हैं इससे आपके विषय में ही अंदाजा एग्जामिनर एकदम लगा ले रहा है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं आपको देख तो रहा नहीं है, आप जो लिख रहे हैं उसी से ना आपके बारे में अंदाजा लगाएगा। तो आप ये जान जाइए कि जो आपकी भाषा होनी चाहिए वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए, लिखावट एकदम अच्छा होना चाहिए और एकदम शब्द जो लिख रहे हैं आप वो बुक से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए जो भी आंसर लिखिए आप पहला लाइन एकदम दमदार हो कि जो एग्जामिनर लिख रहा है मतलब देख रहा है आपका कॉपी, वो एकदम देखते ही पता चल जाए कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा तो सभी है, तभी ना पढ़ने जा रहा है, पेपर देने जा रहा है। लेकिन उस पढ़ा लिखा का मतलब कि जो समझा हुआ है, जो पूछ रहा है वो समझा हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं निबंध के विषय में, हम लोग बात कर ही लिए हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण से ही रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है ये है, इसके कारण मानव जीवन संकट में पड़ गया है, या फिर अब हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो आगे का जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाई से भरा हो सकता है। ऐसे रिलेटेड आप लोग अपने से बना के कम से कम 200 शब्दों की सीमा यहाँ पे दिया हुआ है और आपको 7 नंबर देने से कोई भी काट नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। 8 नंबर दे देगा, 8 नंबर दे देगा, लेकिन 7 नंबर नहीं देगा। ये भी मजाक है बेटा, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर ही देगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो लिखेंगे इससे आपका रिजल्ट लिखा रहा है, आप जो कॉपी लिख रहे हैं ना वो कॉपी नहीं लिख रहे हैं, वो आप अपना रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लिखिएगा थोड़ा सा समझ के लिखिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार लिख के आ जाएंगे तो वो आप अपना कॉपी नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो आप अपना कॉपी नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक, रिजल्ट लिख रहे हैं। तो अब आप आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसी शिकायत पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लिखना देखिए आप लोग को सिखाया ही गया होगा, और अगर पत्र लिखना नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए पत्र लिखने के लिए हम लोग नया एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग को पत्र लिखना वगैरह बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग के लिए ये है कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो रेलवे अधिकारी है उसमें आपको कैसे पत्र लिखा जाता है आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। रेलवे अधिकारी को पत्र लिखना है तो आप लोग पत्र लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बारे में उसका पता लिखेंगे, फिर विषय लिख देंगे कि हमको क्या समस्या हुई है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो इतना भी मतलब आपको सफाई से रिलेटेड है तो विषय वाले में आप लोग लिख देंगे सफाई से और सुविधाओं की कमी से रिलेटेड शिकायत करने के संदर्भ में, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं कि फिर उसके बाद महोदय सादरपूर्वक अवगत कराना है कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, 4-5 लाइन में आप अपना बना के 5-6 लाइन। फिर उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो एक निवासी या फिर वहाँ का अटैचमेंट मतलब जो भी मतलब आप लिख सकते हैं कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो आप लोग यहाँ पे सेवा में ऐसे ऐसे करके उसका अधिकारी का नाम पता, फिर उसके बाद विषय में आप लोग ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपना 5-6 लाइन लिख दीजिए जो भी आपको दिक्कत है, उसके बाद यहाँ पे अपना अपने बारे में लिख दीजिए और इसको जरूर लिखिएगा यहाँ पे कि कृपया करके आप अपना कृपा जरूर करिएगा ऐसे ऐसे बातों को, ये वगैरह आप लिखेंगे ना तो आप लोग को नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने इतना मेहनत करके अगर आप लोगों के लिए ये बनाया है तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, नहीं 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, और हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोग कृपया करके ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिससे सब्सक्राइब अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग को आने वाले पेपर्स के विषय में गाइडेंस भी मिलेगी और अगले क्लास में भी जाने के लिए भी पढ़ाई के विषय में जितना भी मिलेगा आप लोग के सामने रखा जाएगा। आप लोग ये जानिएगा कि जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं वो पहली बार देने जा रहे हैं, क्योंकि जो 10 का बच्चा है वो पहली बार ही पेपर देने जा रहा है। वो आप ये लिखते समय ये जान जाइएगा, एक ही मेरा बात है कि आप लोग पेपर नहीं लिख रहे हैं, कॉपी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना ही रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट लिख रहा है उसको पता होना चाहिए कि जो भी आप रिजल्ट लिख रहे हैं वो आपके आगे आने वाले भविष्य में काम देगा। तो इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि भाषा को समझिए, पकड़िए, फिर उसके बाद उसको लिखिए, बुक से रिलेटेड लिखिए, प्रश्न को समझिए, क्योंकि एग्जामिनर है वो नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा फेल हो। लेकिन अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फेल होगा नहीं कोई वैसे, हालांकि एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा एकदम कम हो चुका है विषय, फिर भी अगर आप लोग सही में कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिर भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल क्या अपना ही चैनल है, ठीक है। बाय बाय।